क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए? कैसे ये भारत के 138 करोड़ लोगों के दिमाग से खेल लेते हैं, कैसे उनसे काम करा लेते हैं, इतने सारे वादे पूरे ना करने के बाद भी और ढेर सारे डिसीजंस गलत लेने के बाद भी इनकी इमेज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे आज तक काला धन भारत में वापस नहीं आ पाया। आर्थिक मंदी से हमारा देश इस पैंडेमिक के पहले भी जूझ रहा था। नोटबंदी एक गलत डिसीजन था। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे मोदी जी ने चाय बेचने से प्राइम मिनिस्टर तक का सफर तय किया, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे उन्होंने 2 बार लोकसभा इलेक्शंस जीते और उन्होंने खुद को एक रिनाउंड ब्रांड बनाया, मोदी, जिसको शायद दुनिया का बच्चा बच्चा भी जानता है। और आज लोग बीजेपी को भूल गए हैं और उनकी पार्टी को मोदी के नाम से वोट देते हैं। और कैसे इन्होंने सोशल मीडिया का सही उपयोग करके भारत की जनता का दिमाग मैनिपुलेट किया। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आज मैं आपको मोदी जी के बारे में 5 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिन्होंने हेल्प करी उनको ये सब करने में। और ट्रस्ट मी, ये लेसन्स आपने आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिए तो इट विल ब्रिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ्स। Hey, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travanities. Welcome back to Forbes Billionaire Series. वैसे मोदी जी का नाम बिलियनियर सीरीज में तो नहीं है, बट हाँ, he has been awarded as the most powerful politician according to Forbes and Fortune magazines. इनकी पहली स्ट्रेटेजी है सेल्फ एंथुसियास्टिक। देखिए, अगर आपको लिटरली पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आनी ही चाहिए, और मोदी जी एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। भारत का हर एक नागरिक उनको सुनना पसंद करता है। इवन आप बराक ओबामा को ले लो या फिर मार्क जुकरबर्ग को, हर कोई उन्हें सुनना पसंद करता है। ये अपनी 80% स्पीच बिना किसी स्क्रिप्ट के बोल लेते हैं क्योंकि अपने देश की तरक्की दिल और दिमाग से चाहते हैं, और ये उन लोगों में से हैं जो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और यही कारण है कि देश का हर एक नागरिक इन्हें सुनना पसंद करता है। ये एक फिटनेस लवर है। ऐसा नहीं है कि इन्हें एब्स बनाना पसंद है, ये योगा और जिम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी करते हैं। और यही रीज़न है कि ये इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और 15-18 घंटे काम करते हैं, और इतने प्रोग्रेसिव हैं कि ये कई सारे मिशंस के लिए काम करते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मंगल मिशन, मेट्रोज, टेक्नोलॉजीज और भी ढेर सारे। सेकंड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सिर्फ सोशल मीडिया टाइम पास के लिए चलाते होंगे, दोस्तों से बात करने के लिए चलाते होंगे, बट दिस यूथ आइकन मिस्टर मोदी, इन्होंने सोशल मीडिया को एकदम सही तरीके से यूज़ किया है। आज ये पूरे वर्ल्ड में ट्विटर पे तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिशियन है। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए और पसंद किए जाने वाले नंबर 1 पॉलिटिशियन है। टाइम्स मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का ऑनर दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्ब्स एंड फॉर्च्यून जैसी मैगजीन्स ने इन्हें मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन का अवार्ड भी दिया है। और 68 ईयर्स की एज में जब हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं, तब जाके इन्हें यूथ आइकन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है। इन्होंने CM to CM और PM to PM का सफ़र तय किया है, मतलब कॉमन मैन टू चीफ मिनिस्टर एंड पब्लिक मैन टू प्राइम मिनिस्टर। एक दिन इनको अमेरिका जाने का वीज़ा भी नहीं मिल रहा था, और एक दिन ऐसा भी आया जब अमेरिका के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री उनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा के खड़े हुए थे। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, डिपेंड करता है उसे आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। आज मोदी जी जो भी हैं सब सोशल मीडिया के कारण है। जब ये 2014 में PM बने थे, तब इंडिया में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, और 2019 में 52 करोड़ हो गए। बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। मोदी जी के 14 करोड़ फॉलोअर्स थे और राहुल गांधी के सिर्फ 2.5 करोड़ फॉलोअर्स। और इनके जितने भी एड कैंपेन्स थे, सब में कॉल टू एक्शन था, जैसे अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने भी मान लिया कि आएगा तो मोदी ही। ये इतने एंथुसियास्टिक और पॉजिटिव आदमी है कि राहुल गांधी ने इन्हें बोला चौकीदार चोर है। भारत के हर एक नागरिक ने स्टेटस डाला, मैं भी चौकीदार। और भी कैंपेन्स थे, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, नमो अगेन। हर कैंपेन में कॉल टू एक्शन, हर कैंपेन। किसको पता था कि राहुल गांधी का जो पप्पू और छोटा भीम वाला इमेज था, वो भी एक पेड प्रमोशन था बीजेपी का। बीजेपी ने सिर्फ यूथ को टारगेट किया, और उन्होंने ऐसे ढेर सारे वीडियोस और मीम्स बनवा के वायरल किए। और सबसे ज़्यादा पावर मोदी जी को बॉलीवुड स्टार्स के इन्फ्लुएंस से मिली थी। उन्होंने 150 पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स को उनके रेसिडेंस पे बुलाकर अर्ज किया था कि उनके लिए पावरफुल और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। और अक्षय कुमार का जो इंटरव्यू था मोदी जी के साथ, वो तो एक मास्टर स्ट्रोक था। जो लास्ट इलेक्शंस थे वो कंटेंट मार्केटिंग पे लड़े गए थे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लोगों ने भी बीजेपी का कंटेंट शेयर किया क्योंकि उनको दिल में कनेक्टेड फील हुआ, और यही कारण था रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए उसमें किसी ने अपने आसपास के पॉलिटिशियंस को वोट उनके नाम पे नहीं दिए, मोदी को देखते हुए दिए। और आज हम बीजेपी को भूल रहे हैं और मोदी को उनकी पार्टी के नाम से याद कर रहे हैं। थर्ड है टेफ्लॉन इमेज।
कई सारे डिसीजंस जो मोदी जी ने लिए हैं शायद वो सही नहीं हैं, या जो वादे किए जनता से वो पूरे नहीं किए। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनका श्रेय उन्हें चला जाता है और नेगेटिव रिजल्ट्स का नहीं जाता। इन्होंने एक टेफ्लॉन इमेज डेवलप कर ली है खुद पे। मतलब ऐसा समझ लो कि इनको लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, इन पे नेगेटिविटी चिपकती नहीं है। और ये अब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये अब एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए हैं। जब नोटबंदी हुई थी और मोदी जी ने बोला था आज से 500,000 के नोट बंद, उसके बाद भी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। वहीं वेनेजुएला में 1 महीने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट ने सेम स्टेप लिया था। वहाँ पे लोगों ने इस बात पे प्रोटेस्ट किया, आग लगा दी। इसका कहना यह है कि इन पे एक टेफ्लॉन इमेज बन चुकी है। भले ही डिमोनेटाइजेशन से आज तक काला धन नहीं आ पाया, न टैक्सेस रिकवर कर पाए, न ही सरकार के दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाए। आप ये समझ लो कि अब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, देश आर्थिक मंदी में चला गया है। बट ये सारी चीज़ें आज मोदी जी की इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही हैं। 2014 के चुनाव लड़े गए थे देश के विकास पे, और 2019 के लड़े गए थे मोदी जी के विश्वास पे। फोर्थ है मैनिपुलेशन। मोदी जी ने खुद को एक सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाया, इन्होंने लोगों के सामने अपनी इमेज स्पिरिचुअल लीडर की भी रखी है। आर्थिक मंदी तो देश में कोरोना वायरस के पहले भी चल रही थी, बट उससे उनकी इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था और इस पैंडेमिक के बाद भी नहीं पड़ेगा। और ये जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भी इनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए जिम्मेदार है। ये ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट हिंदी वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने तपस्या, त्याग, अग्नि परीक्षा जैसे शब्दों का यूज़ किया। जैसे उन्होंने बोला कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। और साथ में ही ये देश की जनता के दिमाग से बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। इन्हें पता है कि कैसे ब्रेन वॉश करना है, डाइवर्ट करना है। जैसे आपने नोटिस किया हो तो सबसे पहले इन्होंने कश्मीर का मुद्दा आर्टिकल 370 निकाला था, वहाँ इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लगा दिया। जब वो खत्म हुआ, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते, उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, सीए, जिससे लोगों का पूरा ध्यान उस नए मुद्दे पे डाइवर्ट हो गया। और फिर लोग सीए को प्रोटेस्ट करते तो उन्होंने एक नया मुद्दा राम मंदिर का खड़ा कर दिया। वहाँ फिर मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट कर ही रही थी, बट उनको कोई सुनने वाला नहीं था। बट ये सब एक प्रॉपरली प्लान्ड स्ट्रेटजीज थी और इस गेम को खेलने में हमारे मोदी जी चैंपियन हैं। फिफ्थ है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। बेसिकली इस इफेक्ट में आपको किसी से कोई भी काम अच्छे से कराना है तो आप उनसे फेवर मांगिए और उनको इन्वॉल्व कर लीजिए उस टास्क में। आपका काम आसान हो जाएगा और पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि जब आप उनसे नेक्स्ट फेवर मांगेंगे तो वो आपको हाँ कर देंगे और साथ ही वो आपसे दिल और दिमाग से भी कनेक्ट हो जाएंगे। और मोदी जी ने इस इफेक्ट का यूज़ बहुत बाखूबी निभाया है। ये जितनी भी पॉलिसीज़ निकालते हैं ये हम सब भारतीयों को निर्देश नहीं देते कि ऐसा करिए, ये हमसे आज्ञा करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्होंने हर हफ्ते हमसे 2 घंटे मांगे। नोटबंदी के लिए इन्होंने कहा कि हमें कुछ दिनों तक समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। कोरोना वॉरियर्स के लिए इन्होंने हम सबको तालियां दिए, थालियां बजाने को बोला और हम सबको इन्वॉल्व किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये ऐसा करते हैं तो इनके 2 फायदे होते हैं। एक, ये चीज़ें उनकी तरफ हम सब भारतीय लोगों की लाइबिलिटी बढ़ा देती है, और दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब सिटीजन्स पे आ जाती है। और इसलिए जब भी कोई पॉलिसीज या स्कीम्स नहीं भी चलती हैं तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पे नहीं रहती। रिजल्ट से खुद को अलग करने के लिए मोदी जी किसी भी योजना की पूरी जानकारी खुद नहीं देते। जैसे आत्मनिर्भर पैकेज की तरह उन्होंने अपना पूरा फोकस संख्या पे रखा, 20 लाख करोड़, और डिटेल्स की जिम्मेदारी दे दी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को। इसलिए जब भी सरकार की आलोचना की जाती है तो मोदी जी की इमेज को इफेक्ट नहीं करता और वो आलोचना सीधे उनके मिनिस्टर्स पे होती है। ये थी कुछ स्ट्रेटजीज मोदी जी की। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अच्छे मिशन चलाए, जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन। किसने एक्सपेक्ट किया था कि आज पानीपुरी और सब्जी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन्स, किसने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि हमारा भारत पूरे वर्ल्ड के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100 से 17वें पोजीशन पे आ जाएगा। स्वच्छ भारत कैंपेन्स, गांधी जी ने तो सिर्फ एक सपना ही देखा था, उसको पूरा मोदी जी ने कर दिया। आवास योजना, हर नागरिक के पास एक घर होगा। आप भी एक स्टेप लीजिए, अपने बिजनेस का ब्रांड बिल्ड कीजिए, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट कर रहे हैं। कंफ्यूज्ड हैं, हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट बनाने में, मोबाइल ऐप बनाने में, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने में, आपका ब्रांड बिल्ड करने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस को आगे ले जाने में। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है स्टीव जॉब्स पे, जिनकी वजह से आज एप्पल $2 ट्रिलियन कंपनी बन गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स बन पाएँ और ताकि हमारा देश बहुत आगे बढ़ पाए और तरक्की कर पाए। और आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। धन्यवाद।